हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज़ वत्सला सिंह। आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 5। इसमें हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉवर्टी क्या है? Poverty refer to a situation in which an individual is unable to fulfill the basic necessities of life। यानी कि इसमें जो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, यानी कि हमारे जैसे जो लोग होते हैं, वो जो अपने लाइफ की बेसिक नीड होती है, बेसिक नीड में क्या आएगा, जिसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो वो जो ये सब बेसिक नीड होती है वो भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छे से खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता है, रहने को छत नहीं होती। तो वो किस में आएंगे? वो पॉवर्टी में आएंगे, यानी गरीबी क्या होती है। तो जो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाता है पर्सन, वो क्या है? वो पुअर पर्सन है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। तो हम बात करें अगर बेसिक नीड्स क्या क्या होती हैं, तो वो फूड हो गया है, क्लॉथिंग हो गया है, शेल्टर यानी कि आपके रहने की जगह होगी, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ है। तो ये सब वो अवेल नहीं कर पाता है, खुद से क्या कर सकता है? अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसे पर्सन जो कि अफोर्ड ये सब नहीं कर सकते, वो पुअर होते हैं। मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के मेजर्स क्या हैं, या फिर हम टाइप ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहले हम बात करें तो रिलेटिव पॉवर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी से कंपैरिजन करते हैं कि इसके कंपेयर में मेरी क्या है, इनकम कम है, या फिर मैं इसके कंपैरिजन में वो चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ। लाइक अपने आप क्लास में भी देखते होंगे कि अगर किसी का बैग आपसे ज़्यादा अच्छा है तो आप कहेंगे कि उसकी बैग ज़्यादा अच्छी है, उसकी पेन मेरे से ज़्यादा अच्छी है, उसके बॉक्स मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं ना। तो आप कहेंगे कि उसकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। तो हम जब दूसरे किसी से कंपेयर करते हैं कि इसके कंपैरिजन में तो हम क्या हैं? पुअर हैं, तो वो होती है कि आपकी रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे कि आपने घर में भी सुना होगा कि वो तो बड़े लोग हैं, उनका घर देखो कितना बड़ा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि उनका घर जो है वो हमारे घर से ज़्यादा बड़ा है, तो वो हमसे क्या है? ज़्यादा रिच हैं। तो उनके कंपैरिजन में आप क्या हुए? पुअर हुए। तो यहाँ रिलेटिव पॉवर्टी होती है जब दो लोग होते हैं, उनके बीच अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं और जो एक पर्सन होता है जो क्या होता है? ज़्यादा रिच होता है, और दूसरा पर्सन कम रिच होता है, तो वो क्या होगा? रिलेटिव पॉवर्टी। आप कहेंगे कि उसके रिलेशन में वो क्या है? कम, मतलब ज़्यादा पुअर है। वो पर्सन, एक पर्सन ज़्यादा अमीर होगा, एक पर्सन कम होगा। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी होती है जब हम किसी से कंपैरिजन करके अपने आप को पुअर बताते हैं। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? इट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। जो मतलब लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम काउंट करेंगे। अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें, एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज़ टू लो। जब किसी पर्सन की क्या है, इंडिविजुअल की इनकम जो है वो बहुत कम होती है, दैट दे कैन नॉट इवन मीट देयर मिनिमम कंजप्शन रिक्वायरमेंट, कि वो अपनी जो मिनिमम कंजप्शन रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या कर सकते हैं? फुलफिल नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी मीट नहीं कर सकते हैं। टू मेंटेन देयर हेल्थ एंड वर्क एफिशिएंसी, जिससे वो क्या कर सके? अपने हेल्थ एंड वर्क एफिशिएंसी को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो उनके पास इतना भी बैलेंस नहीं होता है कि वो अपने जो डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स जो उनके हेल्थ के लिए अच्छी होगी, वो उसको भी वो अवेल करा पाएँ, तो वो क्या होंगे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएंगे। अब यहाँ हम लोगों ने एक टर्म देखा कि पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन क्या होती है? आइए देखते हैं। तो इट रेफर टू अ लाइन विच डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू टू पार्ट्स। जो पॉपुलेशन को क्या है? टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से? पुअर एंड नॉन पुअर। दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसमें एक पुअर कैटेगरी होगी, एक नॉन पुअर कैटेगरी होगी। इन अदर वर्ड्स, पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक कट ऑफ पॉइंट होता है लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या? किस चीज़ का? विच यूजुअली डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। यानी कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग पुअर कैटेगरी में आते हैं, कितने लोग नॉन पुअर कैटेगरी में आते हैं, इसको ये क्या करती है? ये लाइन डिवाइड करती है। पॉवर्टी लाइन मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल हु आर रिगार्डेड एज पुअर।
तो ये ऐसे लोगों को मेज़र करती है, या उनके नंबर्स को, जो कि जिनको हम क्या कह सकते हैं, पुअर कह सकते हैं, यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं वो लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 लोग हैं, उसमें से आपके 800 लोग ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स की भी फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है कंजप्शन की वो भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें हम लोगों ने क्या कर दिया, पुअर कर दिया। तो हम ये बोलेंगे कि जो 800 लोग हैं वो क्या है, पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, ठीक है, बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये लोग क्या होंगे, एज अ पुअर कंसीडर किए जाएंगे। अब हम लोग कैसे पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं। इन इंडिया द पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड एज फॉलो: मिनिमम कैलोरी कंजप्शन। The Planning Commission of India has defined poverty line on the basis of nutritional requirement। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, जिसे हम लोगों ने क्या कर दिया, नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसने क्या कहा कि जो पॉवर्टी लाइन है वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्या होगा, डिवाइड किया जाएगा या डिफाइन किया जाएगा। तो उसने क्या कहा, पीपल हु आर नॉट गेटिंग 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया, यानी रूरल एरिया में अगर कोई पर्सन एक दिन में 2400 कैलोरीज नहीं ले पाता है तो वो क्या होगा, और अर्बन एरियाज़ की बात करें तो 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरिया कंसीडर्ड टू बी लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन। तो वो उनको कंसीडर किया जाएगा कि वो पॉवर्टी लाइन से के नीचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रूरल एरिया के लिए 2400 कैलोरीज रिक्वायरमेंट थी और अर्बन एरिया के लिए 2110, ठीक है। तो मिनिमम, अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, ठीक है। अनदर क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ द मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि आप कंजप्शन पे कितना एक्सपेंडिचर करते हो, इसके बेसिस पे क्या है, आपको बताया जाएगा कि आप पॉवर्टी लाइन से अबव हो या फिर बिलो हो, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ अ पर्सन हु वोंट बी एबल टू मेक द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 816 रुपीज़ अराउंड 32 रुपीज़ पर डे, यानी कि अगर कोई एक पर्सन रूरल एरिया में, ठीक है, रूरल एरिया में मंथली 816 रुपीज़ भी नहीं खर्च कर पाता है, या तो इससे बिलो खर्च करता है, या तो पर डे 32 रुपीज़ क्या है वो स्पेंड नहीं कर पाता है, 32 रुपीज़ से ऊपर स्पेंड नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, वो एज अ पुअर पॉवर्टी लाइन के क्या होगा, पॉवर्टी लाइन के बिलो उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब अर्बन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ कितना है, 1407 रुपीज़ इन मंथ एंड 47 रुपीज़ इन अ डे। अगर कोई इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से बिलो कंसीडर किया जाएगा। तो ये मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया थी और ये कैलोरी कंजप्शन के बेसिस पे था। तो ये क्राइटेरिया थी जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि कोई पॉवर्टी लाइन के बिलो रहेगा या फिर एबव रहेगा। कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, अब हम पॉवर्टी को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, तो पहला है क्रोनिक पुअर, ठीक है। इट इंक्लूड सच पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर। ये क्या होते हैं, हमेशा से जो गरीब होते हैं। एक लोग क्या होता है कि कभी अमीर रहते हैं फिर वो कभी गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनका लॉस हो जाता है बिजनेस में। और एक होता है जैसे कि आपने सुना होगा, हम तो ख़ानदानी गरीब हैं, हमारे चाचा दादा सभी गरीब थे। तो उस तरीके से हो गया कि अगर आप पहले से ही पुअर हो तो यहाँ पे क्रोनिक पुअर में आपकी क्या होगी, कैटेगरी में आप आओगे। फिर क्या होगा, सेकंड कैटेगरी है ट्रांजिएंट पुअर। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स पीपल हु रेगुलरली मूव्स इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो कभी क्या होते हैं, अमीर मतलब पॉवर्टी लाइन के बिलो आ जाते हैं, कभी होगा पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाते हैं, मतलब कभी गरीब हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं। तो ये इसमें आएंगे। लाइक स्मॉल फार्मर्स, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हो गए हैं तो कभी क्या होता है, उनको अगर फसल में प्रॉफिट हो जाती है, उनकी फसल अच्छी होती है तो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, नहीं तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं। एंड दोज हु आर ओकेजनली पुअर, यानी कि सीजनल वर्कर्स जो होते हैं, जो सीजनल
मतलब ट्रेड करते हैं, वो लोग भी क्या होता है, अगर किसी चीज़ का सीज़न आ गया उनके ट्रेड का, तो वो उनका बिजनेस चल जाएगा, तो वो क्या होंगे, पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, नहीं तो वो पुअर कैटेगरी में आते हैं। तो ये होता है ट्रांजिएंट पुअर। और इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आपके दोस्त होते हैं, जब उन्हें पार्टी लेनी रहती है तो वो सबसे पहले आ जाते हैं, जब उन्हें पार्टी देनी होती है तो कहते हैं नहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ठीक है, तो वो आते हैं ट्रांजिएंट पुअर में। नॉन पुअर कौन होता है? इट इंक्लूड्स पीपल हु आर नेवर कम्स अंडर पॉवर्टी लाइन। ऐसे लोग जो कि कभी पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आते हैं, वो होते हैं नॉन पुअर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इफ़ यू आर लिविंग ऑन $1.90 अ डे और लेस, यू आर लिविंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। अगर आप क्या है इतने डॉलर से क्या कर रहे हो, एक दिन में इतना डॉलर या फिर उससे कम खर्च कर रहे हो, तो आप क्या हो, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के अंडर आओगे। अब हम क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं पॉवर्टी के, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कॉज होते हैं पॉवर्टी के, क्यों हम गरीब हो जाते हैं। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो वहाँ पे क्या है, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं, आपने हमेशा सुना होगा कि सोर्सेज क्या है, सोसाइटी में लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, यूज़ करके प्रोडक्ट्स या फिर हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो होती हैं हम बनाते हैं। तो यहाँ पर सोर्सेज तो लिमिटेड हैं, बट पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होगी, बट वो चीज़ क्या है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे लिमिटेड रहेंगी, तो उससे क्या होगा, चीज़ों की प्राइस इंक्रीज करेगी, और आपकी जो पेइंग कैपेसिटी वो तो उतनी ही रहेगी, हर आपकी जो गवर्नमेंट है उतना ज़्यादा तो आपकी सैलरी इंक्रीज करने वाली नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी इसी तरीके से, तो आप पॉवर्टी के कह सकते हैं, आप पॉवर्टी लाइन को बिलो भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट, जो नेशनल आउटपुट है उसका लेवल क्या है, लो है। इन कंपैरिजन विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, द नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी फॉल शॉर्ट। यानी कि हम अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है और हमारी जो नेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, उसके मुकाबले कम है। यानी कि यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट है वो 10 मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो यहाँ पे इसको परचेस करने के लिए 15 लोग हैं, ठीक है, 15 लोग को रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोडक्ट 10 क्वांटिटी में ही क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो यानी प्रोडक्ट तो कम है, लेकिन उसको डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेशनल आउटपुट कम है एज कम्पेरिजन टू पॉपुलेशन। फिर इन्फ्लेशन की बात करें, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स की जब प्राइस बढ़ जाती है, महंगाई आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि लोगों की परचेजिंग जो कैपेसिटी है वो तो कम है, यानी कि लोगों के पास पैसे कम हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की डिमांड उनको ज़्यादा है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पॉवर्टी इज़ द राइज ऑफ जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ जाती है तो वो क्या होगी, वो भी पॉवर्टी की, आप पॉवर्टी के उसमें आ सकते हैं कि आप उसे उस प्रोडक्ट के लिए अगर पे नहीं कर सकते हो, तो आप क्या हुए, आप खुद को पुअर समझोगे, ठीक है। तो शार्प राइज इन प्राइस एंड निग्लिजिबल चेंजेस इन इनकम, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम हैज़ डिक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ लो इनकम ग्रुप। जो लो इनकम ग्रुप है उनकी परचेजिंग पावर को क्या कर देती है, इन्फ्लेशन लो कर देती है, कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो एज ए रिजल्ट लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होगी, लो हो जाएगी। तो ये आपके क्या थे, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी थे कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट एंड इन्फ्लेशन। अब हम हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ की बात करें, तो माइग्रेशन क्या होता है, यानी कि रूरल एरिया जो है, हमारे ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ से लोग क्या होता है अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते हैं, यानी सिटीज़ की तरफ जाते हैं। किस लिए, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि रूरल एरिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, इतना डेवलपमेंट अभी भी नहीं हो पाया है, तो लोगों को वहाँ पे जॉब अगर करनी होती है तो वो क्या करते हैं, अर्बन एरिया सिटीज़ की ओर वो जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉज है। रूरल इनडेप्टनेस, इसमें क्या होता है, कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कंपाइल द
people of rural areas to borrow money from unorganized sector at higher rate of interest। अगर आप बात करें तो अभी भी आप गांव में अपने सुने होंगे, क्योंकि वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं, उतने बैंक नहीं, उतने ब्रांचेस नहीं है जितना आप अपने सिटीज़ में देखेंगे कि आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे ATM मिल जाएगा, बैंक के कोई ब्रांचेस मिल जाएंगे। तो हमें उतना गाँव में नहीं देखने को मिलता है। तो लोगों को अगर फाइनेंस की नीड होती है तो अभी भी वो क्या करते हैं, आसपास के जो साहूकार होते हैं, जो सोनार होते हैं, जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और वो उन्हें क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो चीज़ें लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इंडेप्टनेस भी क्या है, कारण है। This rural indebtedness is one of the most significant factor of poverty in rural areas। इसीलिए लोग वहाँ पे अभी भी क्या है, पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें कोई प्रॉफिट भी हो रहा है तो उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा कि एक गरीब इंसान के लिए उतना इंटरेस्ट पे करना पॉसिबल नहीं होता है, या तो अगर वो पे करता है तो उसके पास खुद ही क्या बचेगा। हाई इलिटरेसी रेट, तो यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में बात करें तो यहाँ पे इलिटरेसी होती है, यानी एजुकेशन उतना ज़्यादा नहीं प्रोवाइड किया जाता उन्हें, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो नॉलेज सबके लिए ज़रूरी है, बट अभी भी हम गांव में बात करें तो इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है कि उन्हें अच्छी नॉलेज दी जा सके। वहाँ पे जैसे कि आप बात करें अपने शहरों की, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, थोड़े थोड़े देर पे और दूर पे और भी स्कूल क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं। लेकिन अगर हम अभी गांव की बात करें तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड स्कूल्स हैं, लोगों को अभी भी स्कूल में पढ़ने के लिए दूर दूर जाना होता है। तो एक इलिटरेसी या एजुकेशन भी आप कह सकते हैं कारण है कि लोग माइग्रेट करते हैं कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ की तरफ। इफ़ेक्ट ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। चाइल्ड लेबर, यानी कि बच्चों को वहाँ पे काम कराया जाता है क्योंकि उनके पास उतना एजुकेशन नहीं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, और उनको जो अपनी इनकम रहती है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, या तो उनको डेली रिक्वायरमेंट्स, अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी फुलफ़िल करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपने बच्चों से भी काम कराते हैं ताकि उनको भी कुछ एज अ वेजेस मिल सके या फिर कुछ इंसेंटिव मिल जाए, जिससे वो क्या कर सके, अपने डेली लाइफ के जो एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस को उसको मीट कर सके। तो चाइल्ड लेबर कराया जाता है पॉवर्टी की वजह से। लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट, यानी कि उनको खाने के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि खाना ही नहीं मिल पाता है दिन में एक टाइम का भी। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन और डाइट जो एक पर्सन के लिए ज़रूरी होती है वो भी वो क्या कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस पॉवर्टी का ये इफेक्ट होता है। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, जैसे कि अगर आपके पास पहले कीपैड वाला मोबाइल था तो आपने आप क्या कर लिया, उसको अपग्रेड करके स्मार्टफोन ले लिया है, फिर आपने लैपटॉप ले लिया, आप कपड़े हाथ से धोते थे, फिर आपको प्रॉब्लम होती तो आपने वॉशिंग मशीन ले ली है, पानी ठंडियों में पीने के लिए आपने रेफ्रिजरेटर ले लिया है। लेकिन अगर आप पुअर हैं तो अपने लिए ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं अवेल करा पाएंगे, तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगी, इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी, इलिटरेसी होगी, क्योंकि आपके पास उतने सफिशिएंट अमाउंट में पैसे ही नहीं है कि अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके। तो आपको एजुकेशन अब फ्री तो है नहीं, तो एजुकेशन के लिए जो फीस बच्चों की होगी वो भी नहीं पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, इलिटरेसी देखी जाएगी, और इलिटरेसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो ये सब कुछ कॉजेज़ हैं, इफ़ेक्ट है क्या है पॉवर्टी का। लैक ऑफ हाइजीन, तो हाइजीन भी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो ये पॉवर्टी के इफेक्ट है। अब हम बात करेंगे अप्रोचेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव पॉवर्टी। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं, अप्रोचेस हैं उनके, कि हम पॉवर्टी को क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। तो पहला है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमारी कंट्री है उसके ग्रोथ के लिए यहाँ पे स्कीम बनाई गई है या फिर स्टेप इंसेंटिव लिए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या किया गया है, this approach is based on the expectations that the rapid increase in gross domestic product as per capita income economic growth would be spread the benefit to all the section of society and will automatically reduce the amount of poverty from the economy। यहाँ पे इस अप्रोच में ये कहा गया जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या पर कैपिटा इनकम है लोगों की, वो क्या कर दी जाएगी, वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी, ठीक है।
तेज़ी से उसमें से हम इंक्रीज़ करेंगे जी हमारा जो जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम, सो हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो सिर्फ हमारे सोसाइटी के एक कैटेगरी को या एक वर्ग को ही नहीं कह सकते हैं आप प्रॉफिट पहुंचाएगी, हमारी सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं सभी को उसका क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो यहाँ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है कि अगर हम अपने कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो हमारी सोसाइटी की भी ग्रोथ होगी और हम उससे पॉवर्टी क्या करेंगे, कम कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी से। फिर सेकेंड बात करें तो मिनिमम नीड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस द 5th 5-year प्लान, हमारा जो 5वां 5-year प्लान था 1974 से 1978 का, टू प्रोवाइड सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। यहाँ पे क्या कहा गया या फिर इसका पर्पस आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के मिनिमम नीड्स उनको प्रोवाइड की जाए और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको क्या किया जाए, उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, इस पे काम किया गया। इट एम एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर रिजर्व पॉपुलेशन, जो हमारी अंडर रिजर्व पॉपुलेशन है उसकी क्या करें हम, एक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। इट इंक्लूड न्यूट्रिशन वाई मिड डे मील स्कीम, यहाँ पे क्या हुआ, उनकी जो न्यूट्रिशन है यानी कि उनको जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था तो उसको पूरा करने के लिए मिड डे मील स्कीम लाई गई, रूरल वाटर सप्लाई लाया गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लाया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सो ऑन, यानी कि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री में। आप कहीं जगह सुने होंगे कि फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर उन्हें मिड डे मील दिया जाता है। बच्चों को भी आप सुनने होंगे स्कूल में फ्री में दूध या फिर केले या फिर अंडे ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनकी जो न्यूट्रिशन की नीड है उसको क्या किया जा सके, उसे फुलफिल किया जा सके, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके, उन्हें पानी दिया जा सके अच्छा सा। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं लाई गई गवर्नमेंट की तरफ से ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या उनकी जो मिनिमम नीड है, बेसिक नीड्स है, उसको हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। फिर हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रिमूव पॉवर्टी, ठीक है। तो यहाँ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स या स्कीम्स आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया ताकि वो जो पॉवर्टी है उसको रिमूव किया जा सके, एंड टू इन्हेंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे हम क्या कर सकें, इन्हेंस कर सकें और भी ग्रो कर सकें। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अगर हम कुछ बात करें एग्जाम्पल की तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो मनरेगा एक्ट है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया इसीलिए। फिर हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, तो मनरेगा, ठीक है, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा वॉज पास इन 2005, ये कब पास किया गया, 2005 में। लेटर ऑन इट वॉज रिमेन्ड एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फिर से मनरेगा क्या करेगा करके इंट्रोड्यूस कर दिया गया इन 2006 इन 200 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें 200 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है। ये स्कीम्स वहाँ पे लॉन्च की गई। अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट मिनिमम वेजेस रेट ऑफर्ड, यहाँ पे क्या है, ऐसे लोग जिनके पास कोई वर्क ही नहीं था उनको मिनिमम वेजेस रेट पे क्या किया गया, ऑफर किया गया कि आप क्या हो सकते हो, विल गेट एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 100 डेज, कि आप यहाँ 100 डेज के लिए मिनिमम क्या है, एम्प्लॉयड रहोगे। In other words, it provide at least 100 day of guaranteed wages employment in financial year to every household who voluntary to do स्पेसिफिक वर्क। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन एक स्पेसिफिक वर्क रहेगा, अगर वो करने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे मिनिमम आपको 100 डेज की इन ईयर गारंटी दी जा रही है कि आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। Those who seek employment can report in those rural area where this program is being launched। तो ऐसे लोग जो एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं यानी खोज रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ, ऐसे रूरल एरियाज में जहाँ पे इस प्रोग्राम की क्या है ज़रूरत है या इज़ बीइंग लॉन्च्ड।
इट वॉज एक्सटेंडेड थ्रू आउट द कंट्री ऑफ 2008, और इसे 2008 में क्या किया गया, पूरे कंट्री में एक्सटेंडेड कर दिया गया, फैला दिया गया। ठीक है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसमें क्या आता है, प्रॉपरली नोन एज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फूड प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2004 में लॉन्च हुआ था। तो इसका एम था प्रोवाइडिंग मोर opportunities of wages employment and ensuring certain minimum nutrition level for the poor population of rural area। यहाँ पे आपका एम था कि जो हमें मिनिमम वेजेस है वो पे की जाए वर्कर को, और जो उनका न्यूट्रिशन लेवल है उसे भी हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें, उसे भी हम सुधार सकें। The wages for work are paid partly in food and grains, ठीक है, फूड ग्रेन्स एंड पार्टली इन कैश। यानी कि इसमें जो वर्कर्स काम करते थे उनको कैश भी प्रोवाइड किया जाता था पार्टली। ठीक है। और पार्टली पेमेंट किस में होती थी, पार्टली पेमेंट आपकी फूड या ग्रेन्स में हुआ करती थी। इट वॉज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसे स्पॉन्सर किया था। ठीक है। दिस प्रोग्राम वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये क्या हुआ, किसमें इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, मनरेगा के द्वारा 2005 में इनकॉर्पोरेटेड था। अब हम सेकंड योजना की बात करेंगे, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसमें क्या था, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, अप्रैल 1999। Under this yojana, a large number of small enterprises were established in rural India। यानी कि इसमें बड़ी मात्रा में, लार्ज नंबर्स में क्या हुआ, स्मॉल इंटरप्राइजेस, छोटे इंटरप्राइजेस या फिर बिजनेस कह सकते हैं, वो क्या हुए, रूरल एरियाज में इस्टेब्लिश किए गए। जिसका एम क्या था, प्रमोटिंग माइक्रो इंटरप्राइजेस, जिसका एम था कि माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनको प्रमोट किया जाए, टू ब्रिंग द असिस्ट पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, ताकि जो पॉवर्टी लाइन के अबव हैं फैमिलीज, उनको क्या किया जा सके, असिस्ट किया जा सके, बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कि ऐसे ग्रुप हमारे होते हैं जिनको पॉवर्टी लाइन के अबव होते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए किया गया, ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं। इसमें उनको क्या करना होता था, उनको आपस में, जो ग्रुप में इन्वॉल्व थे जितने मेंबर्स होते थे, ठीक है, तो उनको आपस में अगर किसी मेंबर को नीड है, फाइनेंशियल नीड है या फिर किसी तरीके की नीड है, तो वो क्या करें, आपस में बात करके क्या कर सकें, एक साथ मिलके उसकी नीड को फुलफिल कर सकें। तो यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपुल्स का स्मॉल ग्रुप था। दे हेल्प ईच अदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और वो एक दूसरे की हेल्प करते थे ताकि जो भी प्रॉब्लम है उस पर्सन की, उसको सॉल्व किया जा सके। SHGS प्रमोट्स स्मॉल सेविंग्स एमंग देयर मेंबर्स। ये क्या करते थे, सेविंग्स को प्रमोट करते थे, कि उन लोग क्या करते थे, अपनी जो स्मॉल सेविंग्स होती थी उसको इन्वेस्ट करते थे ताकि एक दूसरे की मेंबर्स की हेल्प कर सकें। द सेविंग आर केप्ट विद द बैंक विद द नेम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये जो सेविंग्स थी वो बैंक में किस नाम से जाती थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाया करती थी। Later on, this common fund is used to small loans its member। यानी कि इस फंड्स का जो सेविंग्स थी उसका यूज़ होने लगा, किस लिए, जो उनके मेंबर्स हैं उनको एज ए लोन प्रोवाइड किया जाने लगा, कि अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो ग्रुप क्या करेगा, आपको लोन प्रोवाइड करेगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू SHGS। ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट भी असिस्ट करती थी, उन्हें हेल्प प्रोवाइड करती थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें हेल्प मिला करता था। फिर क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये कब आई, दिसंबर 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसका एम क्या था, जो हमारी रोड्स कनेक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें, टू ऑल द एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस इन द रूरल एरियाज बाय एंड ऑफ
10th 5 ईयर प्लान, यानी कि 10th जो 5 ईयर प्लान था उसके अंत तक, ख़त्म होने तक हम अपनी जो रोड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें, उन्हें हम बढ़ा सकें। द टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर ऑफ रोड वर्क हैज़ बीन completed टिल नवंबर 2010। तो 2010 तक 3 लाख किलोमीटर तक रोड का वर्क क्या हो गया, कंप्लीट किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये कब लॉन्च की गई थी, 1 सितंबर 2001 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड फूड सिक्योरिटी, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको डेवलप करना, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा जो थे। फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, आपकी जो रीजन है इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना, उसको डेवलप करना। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एंड जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हैज़ बीन मर्ज विथ SGRY सिंस अप्रैल 2002। और ये जो दो योजना थी, कौन सी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और ये एश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम था, इसको क्या कर दिया गया, इसके साथ 2002 में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, SGRY वॉज मर्ज विथ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और फिर बाद में लेटर ऑन SGRY को भी किस में मर्ज कर दिया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में, कब, 2006 में। स्वर्ण जयंती सहारी, ठीक है, रोजगार योजना, इसमें क्या था, ये कब लॉन्च किया गया था, 1 दिसंबर 1997 को। अब इसका एम क्या था, इसका एम था क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस एम्प्लॉय इन अर्बन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया। इट इनकरेज सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स एंड और प्रोविजन ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स यानी स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए क्या किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि हम जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस है उसको हम क्या करें, वेंचर को इस्टेब्लिश कर सकें, या फिर वेजेस एम्प्लॉयमेंट बिजनेस को भी हम रन कर सकें। और इट वॉज फंडेड ऑन 75:25 बेसिस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो इसमें फंड का जो बेसिस था 75:25 होता था, यानी 75 जो था उसको कौन फंड करती थी, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी और 25% स्टेट गवर्नमेंट इसे फंड करने का काम करती थी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पेशल स्कीम, और इसमें 2 स्पेशल स्कीम्स को क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया, इंक्लूड किया गया। पहला क्या है, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फिर दूसरा है अर्बन वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम किया गया, और एक ऐसे लोग जो कहीं जॉब करना चाहते हैं, कहीं वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए वेजेस प्रोग्राम लाया गया। अदर प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट एज फॉलो। अगर हम अदर प्रोग्राम्स की बात करें तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जनधन योजना, नेशनल लिवलीहुड मिशन, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो ये कुछ अदर स्कीम्स थी जो लॉन्च की गई या गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इस लेक्चर में आपके इतना ही था। इसी के साथ आपका जो लेक्चर पॉवर्टी लेसन है, लेसन 4, वो कंप्लीट होता है। तो आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आप कहीं नोट कर लिया करिए, लाइक डेट हो गया या फिर कोई ऐसे बुलेट पॉइंट बना के उसे नोट करके उसको रिवीजन करते रहा करिए, क्योंकि आपके MCQs में आ सकता है। तो ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।